वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। तो बच्चों आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो रोटेशन चैप्टर से लिया है, जो कि बहुत लोग उसे टफ मानते हैं, इसलिए मैंने वो टॉपिक चूज किया है। ठीक है, तो बच्चों आज का अपना टॉपिक होने वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। बहुत ही बच्चों इजी तरीके से मैंने समझाया आपको। बहुत एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आप इसमें देखोगे कि कैसे अगर कोई बॉडी अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कर रही है तो किसी पॉइंट का वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें, कैसे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, बहुत इजी तरीके से। अगर ये आपको अच्छे से आएगा बच्चों तभी आपको प्योर रोटेशन आएगा, प्योर रोलिंग आएगा। तो बच्चों ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों बिना लेट किए ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन है। ये क्या है आपका कंबाइन है, कॉम्बिनेशन कंबाइन है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। दो मोशन का कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। इसको शॉर्ट फॉर्म अपने बोलते हैं CTRM में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? CTRM। ये क्या है आपका रोटेशन मोशन का एक टॉपिक है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आपका रोलिंग का, प्योर रोलिंग का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा। ठीक है ना, तो पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज द CTRM। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे समझते हैं कि CTRM क्या है। अगर मैं बताऊँ आपको तो मोशन को अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो मोशन को अगर डिवाइड करते हैं तो आपका तीन टाइप मिलने वाला है। एक मिलेगा बच्चों आपका प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, प्योर ट्रांसलेशनल। ठीक है ना, और उसके बाद बच्चों मिलेगा आपका प्योर रोटेशन, मिलेगा आपका प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, और फिर आपको इन दोनों का कंबाइन मिलेगा जिसे हम लोग बोलेंगे CTRM, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। यानी कि CTRM को समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये अच्छे से थोड़ा सा आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। चलो क्यों ना थोड़ा सा रफली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इसके बारे में। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा प्योर ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये क्या है बच्चों कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका मोशन होगा लीनियर होगा। ठीक है ना, जो भी आपका मोशन होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि एक आप रिजिड बॉडी ले लो आप, ठीक है, और अपन रिजिड बॉडी तो उसके अंदर अपन 3 पॉइंट मेजर कर लेते हैं, 3 पार्टिकल मेजर कर, ऐसे बोल सकते हो 1, 2 और 3 मैंने नाम दे दिया। ठीक है ना, तो अगर ये आपका पूरा रिजिड बॉडी, मान लो कि अगर आपका एक्स चलता है, पूरी रिजिड बॉडी कितनी चलती है, ऐसे बोल लूँ कि सेंटर ऑफ मास अगर रिजिड बॉडी का एक्स चलता है और एक्स चलने के बाद मान लो कि ये रिजिड बॉडी आपकी कुछ यहाँ पे आ गई फाइनली। ठीक है ना, वही सारे पॉइंट्स आपके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 3 हो गया। जैसे और पॉइंट में ये वाला पॉइंट में कुछ ऐसे ले लेता हूँ, लाइक दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका, तो दूसरा पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, बोला बात है, क्लियर है? सेम ही फिगर है, सेम फिगर है, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा सेम फिगर है, पर आपको मान लेना है कि वही फिगर है। तो अगर सेंटर ऑफ मास एक्स चलता है, अगर पूरे सेंटर ऑफ मास इसका एक्स चलता है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पार्टिकल एक्स चला, ये भी आपका एक्स चलेगा। ठीक है ना, ये भी दूसरा वाला पार्टिकल भी एक्स चलेगा और तीसरा वाला पार्टिकल भी कितना चलेगा? आपका एक्स चलेगा। बोले बात तक क्लियर? सब एक्स चल रहे, सारे पार्टिकल जो चल रहे कितने चल रहे? एक्स चल रहे। तो अगर इनका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स का dx/dt, तो सब अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बोलूँ तो ये 1 की जितनी वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी आपकी 2 की होगी, उतनी वेलोसिटी आपकी 3 की होगी। सेम चीज़ एक्सेलरेशन भी क्या होगा? आपका सेम ही होगा। तो आप ये कह सकते हो कि ट्रांसलेशन मोशन में अगर रिजिड बॉडी का किसी पॉइंट को लेते हो तो सबकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या होता है? सेम होता है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, इसलिए अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? आपका इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at लगा सकते हैं, s = ut प्लस में हाफ ऑफ at² लगा सकते हैं, और v² = u² प्लस में 2as। आपने जब काइनेमेटिक्स पढ़ा था तो ये आप अक्सर करके पॉइंट मास के लिए, पॉइंट पार्टिकल के लिए आप क्या करते थे? लगाते थे। लेकिन आप रिजिड बॉडी पे भी लगा सकते हो। अगर रीजन इसके पहले भी लगा रखे होगे तो रीजन यहाँ से क्लियर होगा क्यों लगाते थे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? हर एक पार्टिकल का या पूरे बॉडी का सबका क्या सेम रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँगा बच्चों वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे, तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में किसी भी, ध्यान सुनना, प्योर ट्रांसलेशन मोशन में किसी भी पार्टिकल का अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो सबका से क्या होगा? सेम होगा, और एक्सेलरेशन भी सेम होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट सेम होगी सबकी, हर एक पार्टिकल की। ऐसे कह सकते जो पार्टिकल की, हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी रिजिड बॉडी की वेलोसिटी के बराबर होगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब अगर एक पार्टिकल का हमें वेलोसिटी पता
जाता है तो हम बता सकते हैं सब वही वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स का होने वाला है। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब जैसा कि इसके बाद प्योर ट्रांसलेशन की बात आ गई, अब हम लोग हो गई बच्चों, अब हम लोग देखते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन, सॉरी प्योर ट्रांसलेशन हो गया प्योर रोटेशन। प्योर मतलब क्या हुआ कि एकदम बस उसके अलावा कुछ बातें नहीं करना, प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, प्योर रोटेशनल मोशन। बोलो बातें क्लियर है। जैसा कि नाम से के लिए प्योर रोटेशन मोशन, रोटेशन होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, रोटेशन क्या होता है हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट होता है। एक्सिस के अबाउट होने मतलब क्या, रोटेट करने के लिए क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ओमेगा होना चाहिए, है ना। घूमेगा कितना चाहिए, तो अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करो, थीटा को डी थीटा अपन डी टी करो तो क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। चलो एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये अपन एक कोई रिजिड बॉडी ले लेते हैं, लाइक ऐसे ही ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, ऐसा थोड़ा सा और जनरल टाइप कर लेते हैं, ठीक है ना, कि लाइक ये आपकी हो गई, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, ये क्या आपकी रिजिड बॉडी बच्चों। और ये क्या है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ओमेगा से क्या हो रहा है, घूम रहा है, ओमेगा से क्या हो रहा है, घूम रहा है ना। तो अगर कोई भी रिजिड बॉडी पे अगर कोई भी पॉइंट ले दो, चाहे आप पॉइंट 1 ले लो, चाहे एक और मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूर लेता हूँ और एक तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट लेता हूँ। ध्यान सुनना कि अगर ये मान लो कि रिजिड बॉडी अपने पोजीशन से जो भी इनिशियल पोजीशन है वहाँ से अगर 30 डिग्री घूमती है, दैट मीन्स थीटा, अगर 30 डिग्री घूमते ऐसे समझो, तो ये 1 भी 30 डिग्री घूमेगा, 2 भी 30 डिग्री घूमेगा, 3 भी 30 डिग्री घूमेगा। वो बात है क्लियर है। जैसे अगर पॉइंट इसे मार्क्स करें इधर और इधर, तो जितना ये घुमाओगे तो हर एक पार्टिकल अपने पॉइंट से उतना ही शिफ्ट हो जाएगा। बोले बात है क्लियर, उतना ही घूम जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये भी आपका थीटा घूमेगा। अगर मैं घुमाने के लिए थोड़ा सा ट्राई करूँ तो ये भी आपका थीटा घूमेगा और ये भी थोड़ा सा आपका थीटा ही घूमेगा और ये भी जो है बच्चों आपका थीटा ही घूमेगा। बोले बात है क्लियर। तो सभी जो है हर एक पार्टिकल रिजिड बॉडी, अगर रिजिड बॉडी को थीटा से घुमाते हो तो जो भी पार्टिकल्स है वो भी क्या होगा, थीटा से घूमेगा। सबका क्या है, दैट मीन्स थीटा क्या आपकी कांस्टेंट है। डी थीटा अपन डी टी करोगे तो आपका ओमेगा जो मिलेगा वो भी क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। बोल बात है क्लियर। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अब ध्यान से सुनो, किसी भी पार्टिकल का जो मान लो कोई वेलोसिटी पूछता है, मान लो 1 का पूछता है, अगर 1 का बोलता है कि r1 डिस्टेंस पे है, तो अगर एक्सिस फिक्स है तो हम लोग क्या लगाते हैं, v = r × ओमेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.1 वेलोसिटी हो जाएगी r1 × ओमेगा, 0.2 वेलोसिटी क्या हो जाएगी r2 × ओमेगा, 0.3 की वेलोसिटी क्या होगी r3 × ओमेगा। बोलो बातें क्लियर है, समझ आ रही बात। तो हम लोग क्या है कह सकते हैं कि प्योर रोटेशनल मोशन में भी अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो r × ओमेगा का फंडा लगा लेंगे और ओमेगा का तो हमें टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि ओमेगा रहने वाला है फिक्स कांस्टेंट रहेगा हर एक के लिए। यानी कि बॉडी का जो होगा एंगुलर वेलोसिटी वही रहने वाला है, किसका बच्चों, आपका रिजिड बॉडी का। अगर ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे डी ओमेगा अपन डी टी अल्फा बनेगा, अल्फा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक और बात है जान लो बच्चों, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। कौन सा, अल्फा कांस्टेंट होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन केस में आपका लगता है ओमेगा = ओमेगा0 प्लस अल्फा × टी। सेकंड इक्वेशन मोशन क्या होगा, थीटा = ओमेगा0 × टी प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ अल्फा × टी स्क्वायर। और थर्ड तो आपको पता ही है। अब आते हैं बच्चों, ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ क्योंकि CTRM में भी इसी पॉइंट को लेकर डिस्कस करूँगा। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात करूँ प्योर ट्रांसलेशन मोशन में, तो वेलोसिटी जो भी आपकी सेंटर ऑफ मास की होगी या रिजिड बॉडी की, वही हर एक पार्टिकल की होने वाली है और एक्सीलरेशन भी सबका सेम ही वही होने वाला है सबका, क्योंकि x सबका सेम था इसलिए डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी v भी सेम मिला और a भी सेम मिला। यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हर एक पॉइंट अगर आप पूरे रिजिड बॉडी को थीटा से घुमाते हो तो हर एक पॉइंट आपका थीटा से घूमेगा। अगर हर एक पॉइंट अगर आपका थीटा से घूम रहा है तो थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो यानी कि ओमेगा भी कांस्टेंट होगा और अल्फा भी कांस्टेंट होगा। और वेलोसिटी की बात करें तो हमें पता है सर्कुलर मोशन अगर पढ़ा होगा आपका कि ये सर्कुलर मोशन अगर इस सेंटर के अबाउट कर रहा है, सेंटर क्या होता है, फिक्स होता है, वो एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर ए लें तो यहाँ पे अगर रेडियस r है तो r × ओमेगा होगा। तो सेम चीज़ है, अगर आपके कहीं पे भी मैं बात करता हूँ, अगर आपका एक्सिस फिक्स है, फिक्स एक्सिस के अबाउट कर रहा है, फिक्स पॉइंट के अबाउट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी r × ओमेगा लगानी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पे वेलोसिटी मैंने कैसे कैलकुलेट की। और एक्सीलरेशन तो सिंपल है, एक्सीलरेशन तो वही आपको होने वाला है, r × अल्फा लगेगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा आपका r × अल्फा आ जाएगा और आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा r × ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा तो हर जगह कांस्टेंट है, रेडियस की वजह से क्या होगा, हर एक पार्टिकल का रेडियस अलग अलग होगा। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसका रेडियस r3 है। तो एक्सीलरेशन भी टेंजेंशियल क्या होगा, हर एक पार्टिकल का अलग होगा और सेंट्रीपिटल भी एक्सीलरेशन भी क्या होगा, अलग होगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला निकाल के हम लोग
हर एक मतलब हम लोग हमें फॉर्मूला पता हो गया कि प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी के लिए हम लोग ये लगा सकते हैं v = r इंटू ओमेगा कॉन्सेप्ट, और टेंसिल एक्सेलरेशन के लिए लगा सकते हैं r इंटू अल्फा, और AC के लिए हम लोग आएंगे r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये बच्चों की प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशनल मोशन। अब हम लोग आ जाते हैं CTRM की बात कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, CTRM की बात कर लेते हैं। तो CTRM को क्यों ना बच्चों मैं ऐसे एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहता हूँ कि ये हमने एक रिजिड बॉडी ले ली ऐसे, ठीक है ना, और ये यहाँ पे अगर बॉडी सिमेट्रिकल है तो सेंटर मास यहाँ पे होगा, सेंटर मास को मैं सीधे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसकी वेलोसिटी को मैंने सेंटर मास की वेलोसिटी को VCM दिखा दिया बच्चों। तो ये इससे साबित ये हो रहा है कि इस ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, जहाँ पे वेलोसिटी V आ गई तो ये लीनियर वेलोसिटी, इसी ये पता चल रहा है कि ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, और ये साथ में घूम भी रहा है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है। एग्जाम्पल क्या आपका साइकिल का पहिया, वो चलता भी और क्या होता है घूम भी रहा है, ठीक है, बोल बात के लिए तो ओमेगा मैंने दिखा दी यहाँ पे। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो आपकी रिजिड बॉडी है आपकी चल भी रही है और ओमेगा से घूम भी रही है, ठीक है ना। अब वही कहानी है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ इसके बारे में, मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक राइज कर देता हूँ कि किसी भी पॉइंट का अगर हमें वेलोसिटी पता करना है, एक्सेलरेशन पता करना है तो CTRM में कैसे पता करेंगे। लेकिन उससे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप पॉइंट को मैं A लिख देता हूँ, ये मेरा A पॉइंट हो गया, ये मेरा पॉइंट B हो गया, ये मेरा पॉइंट C हो गया लोएस्ट पॉइंट, और ये मेरा पॉइंट D हो गया, ठीक है। और आप मान लो कि रेडियस जो है आपकी कितनी है R है, ठीक है ना। इसको हम ये आपका जो है, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये जो है यहाँ पे जब भी इस तरह का फिगर बने तो आप समझ लें कि CTRM है, CTRM T से ट्रांसलेशन हो गया और M से क्या R से क्या वो रोटेशन हो गया। तो देख लो VCM बता रहा है ट्रांसलेशन, ओमेगा बता रहा है आपका रोटेशन बता रहा है। बोले बातें क्लियर है। अब क्या है, इसे हम लोग ब्रेक करते हैं, इसको हम लोग एक बार प्योर ट्रांसलेशन में ब्रेक कर लेंगे बच्चों हम लोग, प्योर ट्रांसलेशन में, और एक हम लोग ब्रेक कर लेंगे प्योर रोटेशन में ब्रेक कर लेंगे। दो चीज़ में हम लोग ब्रेक करने वाले, कर भी सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं एक तो मैंने लीनियर में ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो लीनियर में अगर ये सेंटर C हो गया और सेंटर का वेलोसिटी कितना हो गया VCM हो गया, प्लस में यहाँ पे एक और मैंने तोड़ दिया कि प्योर रोटेशन वाला हो गया। प्योर रोटेशन में क्या हो रहा है, ओमेगा से क्या हो रहा है, घूम रहा है। बोले बात क्लियर है। अब वही पॉइंट हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये पॉइंट आपका A है, टॉप मोस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट C है, और ये राइट वाला पॉइंट आपका B है, और ये वाला पॉइंट क्या आपका D है। सेम कहानी यहाँ पे लेते हैं हम लोग, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। बोले बात क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, ध्यान से सुनो। मैंने बताया कि अगर ट्रांसलेशन मोशन में VCM में बता रहा है कि ये इस रिजिड बॉडी की जो वेलोसिटी है VCM है, या वनली V भी समझ सकते हो, VCM का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, या इसे V भी लिख सकते हैं, कहीं भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हर एक पॉइंट, इस वाले पॉइंट की भी टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, VCM होगी। अभी मैंने बताया लोएस्ट वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, VCM होगी, और ये D वाले भी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, VCM होगी, और ये B वाले भी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, VCM ही होगी। बोलो बातें क्लियर है। तो अभी मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन मोशन में जो भी आपकी वेलोसिटी होगी लीनियरली सबकी सेम होगी, क्योंकि अगर ये x बढ़ता है पूरी बॉडी तो हर एक पॉइंट x ही बढ़ेगा। यहाँ पे प्योर रोटेशन हो रहा है इस सेंटर C के अबाउट, सेंटर मास के अबाउट, तो यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो आपकी वेलोसिटियाँ मिलने वाली है, हमें पता है कि प्योर रोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी के लिए R इंटू ओमेगा लगाते हैं, और रेडियस हमें पता R इंटू में बता दिया। और इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों, कैसी होती है, ट्रांसलेशन होती है, सॉरी टेंजेंशियल होती है। तो इस पॉइंट A भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, R इंटू ओमेगा, B वाले पॉइंट पे क्या होगी, R इंटू ओमेगा, C वाले पॉइंट पे क्या होगी, R इंटू ओमेगा, D वाले पॉइंट पे क्या होगी, R इंटू ओमेगा। बोल बात क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ से फिगर से देख के बोलूँ कि आप हमें बताइए कि वेलोसिटी A पॉइंट पे हमें वेलोसिटी बताइए, तो आप बोलोगे सर ऐसा है कि इस फिगर से ये पता चल रहा है। देखो तोड़ने से क्या फ़ायदा हो गया कि A वाले पॉइंट पे सर वेलोसिटी है आपकी दो है, एक तो आपकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी VCM है, और A पॉइंट पे रोटेशन की वजह से आ रही है R इंटू ओमेगा आ रही है। वेलोसिटी चूंकि क्या है अपना आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर VA वेलोसिटी पॉइंट एक लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VCM इंटू में आई कैप प्लस में R इंटू ओमेगा इंटू उसके लिए भी क्या होगा, आई कैप हो जाएगा। बोले बात क्लियर है। अब उसी तरह आप क्या बता सकते हो, सोच के बताओ, देख के पॉइंट V की वेलोसिटी क्या होगी, पॉइंट V की वेलोसिटी देख के बताओ। फिर से पॉइंट B के पास भी दो वेलोसिटी है, एक VCM हो जाएगा इंटू में आई कैप हो जाएगा, और उसके लिए क्या होगा B पॉइंट माइनस R इंटू ये R इंटू ओमेगा इंटू जे कैप हो जाएगा। C वाले पॉइंट के लिए बात करूँ, लोवेस्ट पॉइंट है आपका, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर, इस वाले पॉइंट वेलोसिटी बताऊँ तो क्या होगा, बोलो देख बोलो। तो C पॉइंट पे एक तो लीनियर वेलोसिटी होगी VCM, x एक्सिस के अलॉन्ग है तो आई कैप हो जाएगा, और ये क्या है आपका माइनस के अलॉन्ग है तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा R इंटू ओमेगा इंटू आई कैप हो जाएगा।
डी वाले पॉइंट पे बताऊँ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी बताऊँ, तो आप वेलोसिटी ऑफ डी भी बता सकते हो। डी पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी, VCM इंटू में क्या होगा, आई कैप हो जाएगा। और डी वाले पॉइंट पे वहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है डी वाले पॉइंट पे आर इंटू ओमेगा ऊपर है, यानी कि जे कैप होगा। आर इंटू ओमेगा के लिए क्या होगा, जे कैप होगा। तो अपन लिखते हैं प्लस का आर इंटू ओमेगा इंटू जे कैप। तो बच्चों आपने ये सीख लिया कि कैसे जो है अपन एक फिगर के थ्रू ब्रेक करके किसी भी पॉइंट का कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पे तो आप तो बता दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे आ जाएगी। सपोज करो कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक एम पॉइंट ले लूँ और मैं बोलूँ कि ये एम पॉइंट जो है थीटा एंगल बना रहा है, मान लो थीटा की वैल्यू कितनी 37 डिग्री है। और यहाँ से बता दूँ कि CM की डिस्टेंस मान लो आपकी 2 मीटर है या 1 मीटर है अपन, या 2 सेंटीमीटर जो भी आप मान लो। और मैं बताऊं कि इस पॉइंट M की हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी बताओ, यानी कि बॉडी पे, ये तो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट मतलब एक इजी पॉइंट ले लिए तो फिगर को ब्रेक करके हमने वेलोसिटी निकाल ली। लेकिन प्रॉब्लम तब ये आएगा जब कोई भी जनरल पॉइंट रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पे दे दे, कहीं भी दे दे, तब वहाँ पे वेलोसिटी निकाले, तब वहाँ पे एक्सेलरेशन पूछे, तब आपको दिक्कत होगी। तो अब हम लोग उसके कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं कि हम लोग किसी भी एक जनरल पॉइंट का वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑफ एट रिजिड बॉडी, यानी कि CTRM के केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी जनरल पॉइंट का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ, हम लोग करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी जनरल पॉइंट। इस वाले पर ध्यान देना हुआ, एनी जनरल पॉइंट, एनी किसी भी, एनी जनरल पॉइंट है ना, एनी कोई भी जनरल पॉइंट ले लें, जनरल पॉइंट कैलकुलेशन वेलोसिटी ऑफ एनी जनरल पॉइंट इन CTRM। CTRM में बच्चों क्या है, CTRM में क्या हम लोग देखने वाले कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लें और वहाँ पे हम लोग देखें कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बोलो बातें क्लियर है। तो चलो एक एग्जाम्पल इसके लेते हैं कि मान लो कि ऐसे मैंने क्या ले लिया बच्चों, कि एक ऐसे मैंने रिजिड बॉडी ले ली। ये क्या है, मेरी एक रिजिड बॉडी। आई थिंक रिजिड बॉडी का आपका डेफिनेशन क्लियर होगा। रिजिड बॉडी होगी मेरी बच्चों। अब इस CTRM का केस है तो हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास है मान लो यहाँ पे, तो इसका एक तो VCM है, ठीक है ना, VCM, इसकी वेलोसिटी है V मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, ठीक है। बोलो बातें क्लियर, यानी कि सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और ओमेगा से घूम रहा है और चल भी रहा है। और मैंने क्या किया बच्चों कि एक मैंने पॉइंट P यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया और बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है स्मॉल r डिस्टेंस पे सेंटर से और यहाँ से आपका एंगल थीटा बना रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि पॉइंट P की जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगी। अब एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ जी, कि ग्राउंड के हिसाब से इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली, किसके हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ग्राउंड से कुछ अलग निकल के आएगी बच्चों, बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखो ये वो वाला केस नहीं है। देखो अगर मान लो कि, ध्यान सुनो, कि अब मान लो कि ये इस फिक्स सेंटर के अबाउट मान लो कि कोई बॉडी रोटेट करी ओमेगा से, चल नहीं रही, इस C का मैंने ये V नहीं दिया है, V क्या है 0, ये चल नहीं रहा है, ये क्या है फिक्स है आपका, बस घूम रहा है, ये फिक्स एक्सिस आप, ये एक्सिस रोटेशन है और मान लो इसके बाद घूम रहा है, ठीक है ना। तो एक जो पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी, अगर रेडियस r इंटू ओमेगा मानते हो तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी r इंटू ओमेगा होगी, r इंटू ओमेगा होगी, r इंटू ओमेगा होगी। यहाँ पे अपने ये सब कुछ जो है आप सेंटर के हिसाब से देख लो या ग्राउंड के हिसाब से देख लो, सबका सेम है, क्योंकि सेंटर मूव नहीं कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आने वाली है। तो सेंटर भी रेस्ट है और या यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे ग्राउंड पे भी पर्सन है, तो उसके हिसाब से r इंटू ओमेगा होगा और इसके हिसाब से भी r इंटू ओमेगा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें बदल जाएगी, अगर सेंटर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो सेंटर में सोचो कि ये कोई चीज़ें चल रही है, कोई चीज़ें क्या कर रही, मूव भी कर रही है लिनियरली और घूम भी रही है। लेकिन आप क्या करो कि आप उसके अंदर जाकर बैठ जाओ तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो चल रही है। यहाँ पे सेंटर पे जाकर अगर बैठ जाओ तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि 20 चल रही, तुम्हें लगेगा ये तो बस घूम रही है। तुम्हें क्या लगेगा कि हर एक चीज़ को अगर देखोगे तो तुम्हें घूमता हुआ नजर आएगा। तो ये पॉइंट P क्या आएगा आपको, प्योर सर्कुलर मोशन में या प्योर रोटेशन में आपको नजर आएगा। कहाँ पे अगर बैठोगे, सेंटर ऑफ मास पे, यानी कि सेंटर C पे बैठोगे। यानी कि बैठने का मतलब क्या हुआ, यानी कि आप कहीं ना कहीं रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी में आपने ये सीखा होगा कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ये वेक्टर क्वांटिटी तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है बच्चों, तो वो वहाँ से हम लोग क्या, इसका मतलब होगा कि जो आपका ऑब्जर्वर है B ऑब्जर्वर है, जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो वहाँ पे उस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, रेस्ट मान लेते हैं। आपने पढ़ा होगा
तो इस पॉइंट P की जो बच्चों वेलोसिटी एक तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगी, अगर उसके हिसाब से देखोगे तो क्या होगा, ओनली r इंटू ओमेगा होगा, क्योंकि v 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पे ग्राउंड पे है, अगर ग्राउंड पे है, अगर वहाँ से देखोगे तो इसको दो वेलोसिटी मिलकर दिखाई देने वाली है। एक इसको पॉइंट P को मिलेगी, एक तो लीनियर वेलोसिटी v की वजह से मिलेगी और एक तो r इंटू ओमेगा की वजह से मिलने वाली है। किसकी वजह से मिलेगी? दो मेथड है बच्चों, इसको मैं एक रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से करा देता हूँ और एक मैं करा दूंगा एक वेक्टर के हिसाब से करा दूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो ध्यान सुनना कि ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, उसके हिसाब से अगर आप देखो तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, यानी कि सी के सेंटर के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी होगी। ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी। या इसी को अगर हम लोग अरेंज करके लिखें, अरेंज करके, तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी जो होने वाला है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सी प्लस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं बच्चों कि ये जो पी है ना, ये जो पी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी किसकी, इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। एक सेकेंड, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो अगर ये वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी, यानी कि सेंटर वेलोसिटी ऑफ सेंटर वेलोसिटी क्या है, v के बराबर, या v को बोल सकते हैं VCM के बराबर है, हालांकि मैंने v ही लिखा तो v ही रहने दो। और ये हो गया आपका, तो यानी कि पॉइंट पी की जो वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी आ गई क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर वेलोसिटी मिल गई। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको कर देते हैं, दिखा भी देते हैं कि ये हो गया आपका v हो गया, अलग पेन से दिखा देते हैं। ये क्या होगा, P को एक लीनियर वेलोसिटी मिल गई, ये तो हालांकि पहले डिस्कस किया था। और एक मिलने वाली बच्चों किसकी वजह से मिलेगी, ध्यान से देखिए बताओ, प्लस में हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ये वेक्टर के साथ लिखना है, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू C। ध्यान सुनना, इस पॉइंट P की वेलोसिटी C के रेस्पेक्ट में क्या होगी। तो अगर C के रेस्पेक्ट मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है, C मतलब क्या, सेकंड वाला पॉइंट पे, जो सेकंड वाला पार्ट होता है ना, उस पर ऑब्जर्वर को बिठा दो। यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर को बिठाओगे तो क्या होगा, पॉइंट P उसे घूमता हुआ दिखाई देगा, और घूमने का मतलब क्या होगा, पूरा रोटेशन हो गया, यानी कि r इंटू ओमेगा की बच्चों क्या होगी, वेलोसिटी होगी r इंटू ओमेगा की। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी आपको r इंटू ओमेगा, ओमेगा से घूम रहा है, बोले बात क्लियर है, r इंटू ओमेगा। तो वेक्टर के हिसाब से आप लिख दोगे तो यहाँ से क्या होगा, r इंटू ओमेगा हो जाएगा। बोले बात क्लियर है, r इंटू ओमेगा हो जाएगा, वेक्टर लगा दो आप। बोले बात क्लियर है। तो ये आपका हो गया, आपका ध्यान सुनो, ये आपका हो गया वेलोसिटी का कैलकुलेशन हो गया। और थोड़ा सा अगर इजी करना चाहते हो तो आप इजी भी कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हैं इजी, चलो दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ तक हम लोग आगे इसको आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी अगर हम लोग देखें तो ये इसके हिसाब से v किसके डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में हो गया। अब r इंटू ओमेगा में नहीं दिख रहा है किस डायरेक्शन में है, तो इसे ब्रेक कर लेते हैं। अगर ब्रेक करोगे तो देखो कैसे ब्रेक कर, ध्यान सुनो कैसे ब्रेक करेंगे। तो अगर मैं इसको इस लाइन को बढ़ाता हूँ तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये थीटा ये थीटा। अब ये जो है r इंटू ओमेगा टेंजेंशियल है, ये क्या सेंटर से पास करते हैं, एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो ये बनेगा आपका 90 माइनस थीटा बन जाएगा, और ये क्या बनेगा आपका फिर से बन जाएगा थीटा बन जाएगा। बोली बात तो क्लियर है ना। ये आपका बनेगा आपका 90 माइनस थीटा बनेगा, नहीं सॉरी, इसे ये थीटा नहीं बनेगा, ये तो 90 बनेगा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा बनेगा। तो हमें क्या करते हैं, r इंटू ओमेगा को दो डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। तो एक डायरेक्शन में हम लोग ध्यान सुनो, एक डायरेक्शन में r इंटू ओमेगा को ऊपर ब्रेक कर देते हैं ऐसे, तो r इंटू ओमेगा कॉस 90 माइनस थीटा बनेगा, यानी कि साइन थीटा हो गया। और r इंटू ओमेगा इधर वाला जो कंपोनेंट बनेगा तो r इंटू ओमेगा कॉस थीटा बन जाएगा। तो वहाँ से दिख के मिल रहा है r इंटू ओमेगा साइन थीटा, r इंटू ओमेगा साइन थीटा इंटू में आई कैप, और ये क्या हो जाएगा माइनस बनेगा ना, माइनस में r इंटू ओमेगा इंटू कॉस थीटा इंटू जे कैप। देखो आ गया, आगे ना अगर मैग्नीट्यूड भी पूछेगा तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको और सिंपलीफाई करें तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी हो जाएगा मेरा v प्लस में हो जाएगा r इंटू ओमेगा इंटू साइन थीटा इंटू आई कैप हो जाएगा, और माइनस में r इंटू ओमेगा इंटू कॉस थीटा इंटू जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट पी की हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आप आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि किसी भी जनरल CTR में किसी भी जनरल पॉइंट का हम लोग कैसे वेलोसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, वेक्टर का बोल लो ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है। ऐसे सोचो किसी भी पॉइंट P का, ऐसे लिख लो, किसी भी पॉइंट P का जो CTR में वेलोसिटी होने वाला है, एक तो उस पॉइंट P का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में होगा, प्लस में सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में होगा, प्लस सेंटर ऑफ मास का खुद का वेलोसिटी,
ठीक है ना। या और सिंपलीफाई करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो मैंने लिखा है, लोग इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में याद कर लेते हैं, तो आप याद कर लो कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी जो होगा v प्लस में r इंटू में होगा, और ये cm सेंटर मास की वेलोसिटी है। तो किसी भी पॉइंट पी की जो वेलोसिटी होगी, एक तो सेंटर मास की वेलोसिटी आएगी और एक रोटेशन की वजह से आएगी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। मतलब बात क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे कि किसी भी पॉइंट पी की जो वेलोसिटी है बच्चों, ऐसे याद रख लो, किसी भी पॉइंट पी की वेलोसिटी है, उस पॉइंट पी की एक तो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में होगा, प्लस का सेंटर मास का खुद का वेलोसिटी, दो चीज़ों का क्या है, वेक्टर सम है। अब ये तो वेलोसिटी पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू सी, अगर सेंटर बैठ के देखो तो बस घूमता हुआ दिखाई देगा, दैट मीन्स क्या होगा, आर इंटू में होगा, और सेंटर मास का क्या होगा, VCM हो जाएगा। तो ये उन्हीं का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इससे हम लोग चाहें तो अब अगर चाहें तो हम लोग इससे वेक्टर के भी फॉर्म से कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर के हिसाब से, ठीक है ना। खैर वो वाला मेथड अपन नहीं बताते हैं। अब हम लोग बैठते हैं बच्चों, कैसे एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन करेंगे। ये तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग वेलोसिटी का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बच्चों देखने वाले हैं कि जो कैसे हम लोग एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन करने वाले हैं, चलो वो देखते हैं। CTRM में ही कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ एनी जनरल पॉइंट इन CTRM। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि अगर कोई CTRM मोशन हो रहा है, क्या मोशन हो रहा है, कौन सा, अब ये ले लिया, ठीक है ना, सेंटर मास मान लो लाइक यहाँ पे। अगर CTRM मोशन हो रहा है तो CTRM मोशन को अपन कैसे दिखाएंगे, एक तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, v होगी। अच्छा, एक्सीलरेशन की अपन बात कर रहे हैं ना, तो एक्सीलरेशन के लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे v नहीं, एक्सीलरेशन हम लोग के लिए हम लोग ले लेंगे सेंटर मास का एक्सीलरेशन लिख लेंगे। किसका एक्सीलरेशन लिखेंगे हम लोग बच्चों, ACM लिखेंगे, ए सेंटर ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन ACM। इसका मतलब वो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। बोलो बातें क्लियर है। ये आपका सेंटर है या सेंटर ऑफ मास है, और ये आपका अल्फा से घूम रहा है, ठीक है। ये आपका रिजिड बॉडी है, ये आपका दे रखा है। अब क्या है, कोई भी पॉइंट दे दे, जनरल पॉइंट दे दे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने सपोज करो एक पॉइंट मैंने यहीं पे ले लिया, लाइक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, चलो यहाँ पे पॉइंट मैंने ए ले लिया, इस पॉइंट ए का हमें एक्सीलरेशन निकालना है। फिर वही कहानी आएगी कि सेंटर मूव कर रहा है, तो सेंटर के हिसाब से देखो तो अलग आएगा, और कोई बंदा ग्राउंड पे बैठा है तो उसका अलग आएगा। सेंटर के हिसाब से तो आप बता सकते हो, अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर ये सोच लूँ कि ये सेंटर मूव नहीं कर, रेस्ट में है, भूल जाओ सब, तो आप बोलोगे अच्छा सर यानी कि रेस्ट में, दैट मीन्स ये पूरा फिक्स पॉइंट है। और फिक्स पॉइंट के हिसाब से अगर देखो तो सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंटर फिक्स होता है। और मान लो पॉइंट पी है, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं इस पॉइंट पी का एक्सीलरेशन, कोई भी मान लो कि पॉइंट पी जो है सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में निकालते दो एक्सीलरेशन आता है। अगर एक तो आपको ऊपर टेंसिल एक्सीलरेशन चला जाएगा और AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा। AT होता है R इंटू अल्फा होता है, AC होता है R इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। तो सेम फंडा आप ये समझ लो। तो ये क्या दिखाई देगा, अगर इसके हिसाब से देखो, अगर मैं बोलूँ कि एक्सीलरेशन अगर हम देखें किसके हिसाब से, एक्सीलरेशन पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, सेंटर के हिसाब से देखो तो प्योर रोटेशन करता हुआ दिखाई देगा। तो यानी कि एक तो आपका AT आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, आपका AC आएगा। तो प्योर रोटेशन के लिए हम लोग एक ड्रॉ कर देते हैं कि ये पॉइंट A इसको दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, प्योर सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। और मान लो मैंने बताया नहीं आपको कि फिर ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट A जो है यहाँ से R डिस्टेंस पे है और ये थीटा एंगल बना रहा है X एक्सिस से या इस वाली लाइन से। तो चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एक्सीलरेशन के लिए। एक तो टेंसिल एक्सीलरेशन कैसे होगा, ऐसे घूम रहा है, तो टेंसिल एक्सीलरेशन आपको बच्चों ये हो जाएगा, आपका AT हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे होगा बच्चों, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, AC हो गया। बोले बात क्लियर है। तो एक तो ये हो गया। अब बताओ कि ये तो सेंटर आपका क्या था, सेंटर को आपने क्या माना कि वो मूव नहीं कर रहा है, सेंटर तो चल रहा है। सेंटर चलने का मतलब क्या हुआ, सेंटर ACM से चल रहा है, यानी कि लीनियर एक्सीलरेशन है। और लीनियर एक्सीलरेशन केस में क्या होता है, हर एक पॉइंट को सेम चीज़ मिलती है, सेम वेलोसिटी मिलेगी, सेम एक्सीलरेशन मिलेगी। मैं ऊपर वाले पॉइंट बताया था, वो चीज़ देखना। तो इस पॉइंट A का एक और एक्सीलरेशन आ जाएगा ACM, ये लीनियर एक्सीलरेशन है। यानी कि इस पॉइंट का जो एक्सीलरेशन है बच्चों, वो दो एक्सीलरेशन का कॉम्बिनेशन है। इस पॉइंट A का एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट A का जो एब्सोल्यूट एक्सीलरेशन देख लो, तो एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट A का एक तो
सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हो गया, प्लस का एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी सेंटर ऑफ मास या सेंटर के रेस्पेक्ट में। ये आप देख सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब के फॉर्मूले से कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इक्वल टू जगह एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस में एक्सेलरेशन ऑफ सी। हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए चाहिए, तो देख लो ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब अभी मैंने ऊपर समझाया आपको यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए की अपन बात करें बच्चों, तो इसको लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एसीएम के बराबर है, तो एसीएम हो गया, वेक्टर के फॉर्म लगा दो क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ये दो एक्सेलरेशन रख रहा है, एक तो एटी रख रहा है प्लस में क्या रख रहा है, एसी रख रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ टेंसिल एक्सेलरेशन प्लस में क्या होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। तो अगर आप इसको भी याद रख सकते हो कि अगर सीटीआरएम की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, तो तीन वेक्टर का सम होगा, टेंसिल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसको याद रख सकते हो कि जब आपका सेंटर फिक्स होता है, सेंटर के मूव करने को इससे कौन सा एक्सेलरेशन आ रहा है, एसीएम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे चाहो तो इससे आई कैप और जे कैप के फॉर्म में आप ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मैं नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो कैसे, तो अगर ये एसीएम के लिए तो क्या लिख दोगे तुम लोग, एसीएम इंटू आई कैप लिख सकते हो, यहाँ पे एसीएम इंटू क्या लिख सकते हो, आई कैप लिख सकते हो। एटी को हम लोग ब्रेक करते हैं, एटी की वैल्यू कितनी होगी देख के बताओ, एटी की जो वैल्यू होने वाली बच्चों आर इंटू अल्फा होगी, तो आर इंटू अल्फा को ब्रेक कर सकते हो। अगर ये थीटा अभी मैंने बताया था कि ये आपका क्या निकल के आ रहा था 90 माइनस थीटा, तो एटी का ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा आपका कॉस के हिसाब से आर इंटू अल्फा साइन थीटा ऊपर जाएगा, है ना। इधर क्या जाएगा, आर इंटू अल्फा साइन थीटा हो जाएगा इंटू में आई कैप हो जाएगा, और इधर बन जाएगा आपका नीचे में क्या कंपोनेंट, आर इंटू अल्फा के एटी का एक कंपोनेंट या आर इंटू अल्फा के एक कंपोनेंट इधर चला गया और एक कंपोनेंट आपका इधर आ जाएगा, ये माइनस जे कैप हो जाएगा। उसी तरह एसी को ब्रेक करना पड़ेगा ना, एसीएम का तो काम हो खत्म हो गया, एटी का भी काम हो गया, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, एक ऊपर इधर निकलेगा और एक इधर निकलेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो एसी कॉस थीटा जाएगा उधर, इधर एसी साइन थीटा होगा। तो आप आई कैप और जे कैप करके कर सकते हो, ठीक है ना, उस तरह भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूँ तो आपको ये चीज़ बच्चों में यही बताना चाह रहा था कि सीटीआरएम के केस में कैसे एक्सेलरेशन निकालोगे और कैसे वेलोसिटी निकालोगे, और प्योर ट्रांसलेशन और रोटेशन मैंने सिखा दिया है। प्योर अगर ट्रांसलेशन मोशन होगा तो सबकी वेलोसिटी सेम होगी, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वही सेम होगी, एक्सेलरेशन भी वही सेम रहने वाला है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहने वाला है। प्योर रोटेशन होगा तो उस केस में हमें क्या है कि ओमेगा कॉन्स्टेंट रहता है, अल्फा भी कॉन्स्टेंट होगा, आर इंटू अल्फा लगाएंगे वेलोसिटी के लिए, आर इंटू ओमेगा लगाएंगे वेलोसिटी के लिए, और एक्सेलरेशन 2 मिलेगा एटी और एसी प्योर रोटेशन में, यानी कि प्योर सर्कुलर मोशन केस में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐड हो जा रहा है, बस एक एक चीज़ें ऐड हो रही हैं। सीटीआरएम में क्या हो रहा है, दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन आ जा रहा है, तो इसलिए दो चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड हो जा रही है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं लाइक यहाँ पे हमने पढ़ रखा था ऑलरेडी, हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन एक प्योर रोटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बस ये होता है कि रिजिड बॉडी नहीं होती, वहाँ पे एक पार्टिकल घूमता है, एक्सिस के बाद होती है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लीनियर वजह से आ गया। इसी तरह आपके एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रखा है जो अपन ने कॉन्सेप्ट सीखे उसी के बेसिस पे। एक ये बॉडी है आपकी और सेंटर का जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ओमेगा जो दे रखा है बच्चों 1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। ओमेगा दे रखा है 1 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, 1 रेडियन पर सेकंड। जो अल्फा है बच्चों 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, और जो सीपी सेंटर से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपकी क्या है, आपकी 1 मीटर है। कितनी आपकी है, 1 मीटर है। अब क्या पूछ रहा है, ध्यान सुनना क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या आप हमें बता सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगी, एब्सोल्यूट, क्योंकि सेंटर मूव कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि एक्सेलरेशन पॉइंट पी की दो कंपोनेंट की वेलोसिटी होने वाली है। ऐसे देख लो कि हमें पता है कि एसीएम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, प्लस में एटी होगा, प्लस में क्या होगा आपका एसी होगा, और सब तीनों वेक्टर क्वांटिटी में है, तो ब्रेक करना पड़ेगा आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। तो एटी तो हम लोग निकाल सकते हैं, एटी निकालने का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एटी अगर अपन निकालें तो आर इंटू अल्फा होगा, और पॉइंट पी जो है सेंटर ऑफ मास पे बैठ कर देखो तो ये जो है आपका दिखाई देगा प्योर रोटेशन करता हुआ दिखाई देगा। तो टेंसिल एक्सेलरेशन तो आपका ऐसे होगा, क्योंकि ये चीज़ बॉडी आपके ऐसे घूम रही, तो ये आपका एटी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एसी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, एटी हो जाएगा और क्या हो जाएगा एसी। एटी कितना हो जाएगा बच्चों, आर इंटू अल्फा के हिसाब से देख के बताओ, आर इंटू अल्फा के हिसाब से क्या होगा देख के, तो आर कितना है आपका, ये सीपी बन जाएगा, आर ना सीपी क्या बन जाएगा, आर की तरह बिहेव करेगा, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एसी क्या होगा, यहाँ से देख के बोलो, एसी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, आर 1 है और ओमेगा भी 1 है, तो 1 के स्क्वायर यानी कि ये भी 1 हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एटी भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एसी भी क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एटी को हम लोग एटी वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। एटी वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तोड़ो, तो एटी का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, एटी का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा,
इधर और एक कंपोनेंट आपका इधर नीचे आएगा। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा आपका 45 डिग्री है, तो 80 ऊपर जाके 80/√2 बनेगा और नीचे भी क्या बनेगा 80/√2 बनेगा, है ना। cos 45 और sin 45, तो 80 कितना है जी 1 है, तो 1/√2 बन गया, या ऐसे लिख लो 80/√2 इंटू में आई कैप प्लस में क्या होगा 80 बाई माइनस हो जाएगा ना, माइनस नीचे है एक वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या है नीचे है, तो क्या होगा माइनस में 80/√2 इंटू में क्या होगा जे कैप, और 80 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, निकाला 1 निकाला तो 1/√2 इंटू आई कैप माइनस क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू जे कैप। 80 हमें निकल गया, AC हम निकाल सकते हैं, AC के वैल्यू हमें पता है, AC को ब्रेक करेंगे, AC को ब्रेक करोगे तो मैं ब्रेक करके बताऊँ तो AC का एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा आपका और एक कंपोनेंट फिर से नीचे आएगा, फिर वही कहा अगर ये 45 तो ये भी 45, तो ये भी बनेगा आपका AC/√2 और ये भी क्या बनेगा AC/√2। तो AC को आप तो ब्रेक कर सकते हो ऐसे एक्सेलरेशन वेक्टर, AC जो वेक्टर होगा तो AC/√2 ये बनेगा माइनस का आई कैप और ये नीचे में तो ये बनेगा माइनस AC/√2 इंटू जे कैप। ऑलरेडी मैंने माइनस कवर कर लिया। अब AC की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो तो AC की वैल्यू कितना हो जाएगा -1/√2 इंटू आई कैप और यहाँ पर हो जाएगा -1/√2 इंटू जे कैप। तो हमें 80 भी निकल गया और AC भी निकल गया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक और इस पॉइंट पे वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा इस पॉइंट पे कि लीनियर एक्सेलरेशन होगा और लीनियर एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है सेंटर ऑफ मास का, तो एशियम कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया, किसी भी पॉइंट के हमने क्या कर लिया एक्सेलरेशन निकाला, वेलोसिटी भी निकल जाएगा इसी तरह, बहुत सिंपल है और वो तो मैंने चीज़ सिखा रखी है।